हे गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशियरी पे स्वागत है। ओके। और हमारा जो क्लास चल रहा था BNSS का, हम अरेस्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, राइट। तो अरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, कंप्लीट इन द सेंस आगे बढ़ते हैं। और अगर आप देखेंगे तो जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है गाइस, देखिए आप सीरियली लेक्चर का नाम वगैरह रखा जा रहा है, तो आप देख लीजिएगा कौन सा लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है। और सीरियली देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को डिस्क्लेमर दे दूं, यू हैव टू प्ले द वीडियो at the speed of at least 1.5x or more, right, so that you can get the better advantage of this video. Okay, and बाकी तो आपको पता होगा कि कंटेंट कैसा है हमारा, राइट। और आगे बढ़ते हैं और अरेस्ट चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। मेरे ख्याल से और 2 क्लास लगेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब क्या होगा सर, देखिए अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा था। अभी तक हमने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में क्या किया था, कवर किया था। और उसमें से जो जो सेक्शंस कवर हो गए थे, हम उसका नोट्स बना रखे हैं, ठीक है। जो क्लास नहीं किया है भैया, अरेस्ट चैप्टर स्टार्टिंग से कर लो, सारा चीज़ समझ में आएगा, ठीक है। अभी यहाँ से क्या करेंगे, अभी यहाँ से हम लोग डायरेक्ट हिसाब से सेक्शन वाइज जाएंगे, ठीक है। सीरियल वाइज जाएंगे, क्या जाएंगे, सीरियल वाइज जाएंगे। मतलब 35 से स्टार्ट करेंगे और 62 तक जाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हालांकि इस लेक्चर में हम तो जा नहीं पाएंगे, क्योंकि बाकी सेक्शन भी मुझे अच्छे से बताना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक सीरियल जाएंगे, सीरियल वाइज जाएंगे। और जो हम लोग पढ़ चुके हैं, मैं बता दूंगा कि ये सेक्शन को हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम आपको पता है, चैप्टर नंबर है 5, अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स, ठीक है। अरेस्ट है नाम, चैप्टर का नाम है अरेस्ट ऑफ द पर्सन्स, चैप्टर नंबर है 5। और कहाँ से कहाँ तक है, 35 से लेके है 62। समझ में आ रहा है? ओके। तो 35 नंबर सेक्शन कौन सा था, पहले पढ़ चुके हैं, याद करो। सेक्शन 35 कहता है व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस कब कब बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। याद है आपको, एक अलग से इसका मैं क्लास ले रखा हूँ। अगर आपको याद नहीं होगा तो देखिए, मैं यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी खोल कर रखा हूँ। ये है मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जाकर तो देखिए सेक्शन 35 यू कैन सी हियर, चेंज करता हूँ भाई इसको, हाँ, यू कैन सी हियर, इसको देख रहे हैं आप? ओके, ये है सेक्शन 35। इसको मैं कवर कर चुका हूँ। 54 मिनट्स का वीडियो है, बहुत ही डिटेल्ड वे में मैं बताया हूँ। 26 व्यूज़ हुए हैं बस, ठीक है। आप देखिएगा, बहुत ही अच्छे से समझाया हूँ और बारीकी से समझाया हूँ, ठीक है। चलिए, 35 हो चुका है हमारा, इसको मैं हटा देता हूँ भाई, ठीक है। 36 जो था, हम लास्ट क्लास में ही कवर किए थे, प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या होगा, हमने लास्ट क्लास में ही कवर किया था। कुछ याद है आपको? सर थोड़ा बहुत याद आ रहा है, चलिए याद दिला देता हूँ मैं। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या था, और ऑफिसर, जो बंदा, जो ऑफिसर है, जो अरेस्ट करने वाला है, उसका क्या ड्यूटी बनता है, याद है? क्लियर आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, वो जो यूनिफॉर्म वगैरह जो जो पहन रहा है, बैज वगैरह जो लगा रहा है, उसमें क्लियर उसका नाम और डेजिग्नेशन होना चाहिए। उसके बाद क्या था, और क्या ड्यूटीज़ था उसका, अरेस्ट मेमो तैयार करना, याद है? फिर और रिलेटिव फैमिली फ्रेंड्स को इन्फॉर्म करना, यही तो ड्यूटी था, याद करो लास्ट वाला 36। जी सर, यही तो है, हाँ सर याद आ गया। ओके, आगे चलें, ठीक है सर। 37 क्या था, 37 उसका भाई था, लास्ट क्लास में ही कवर किए थे। 37 था तुम्हारा पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में, कि जब जब भी अरेस्ट होता है कोई भी बंदा, उसका सारा डिटेल्स एक पुलिस कंट्रोल रूम को दे दिया जाए, जो कि क्या करेगा, जितने भी अरेस्ट हो रहे हैं सारा एक रजिस्टर मेंटेन करेगा। तो मतलब होता क्या है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में और हर एक स्टेट में क्या हो रहा है आजकल, कि भैया पुलिस कंट्रोल रूम को एस्टेब्लिश करने का है, ठीक है, रिक्वायरमेंट है, राइट। ताकि क्या हो कि जब कभी भी कोई भी बंदा अरेस्ट हो, उसका सारा डिटेल्स एक रजिस्टर में मेंटेन किया जाए, और उसका एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर उसके लिए अपॉइंट किया गया है, उसी को बोलते हैं डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। लास्ट क्लास में ही हमने कवर किया था, याद है? देखो, अपॉइंटमेंट ऑफ डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, ठीक है, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड एवरी पुलिस स्टेशन। हर एक डिस्ट्रिक्ट में होगा, हर एक पुलिस स्टेशन में होगा, कौन होगा? डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा, जिसका रैंक कम से कम ASI रैंक का होना चाहिए, उससे कम का नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसका मेन काम क्या होगा, अरेस्ट का
डिटेल्स रिकॉर्ड मेंटेन करना, ठीक है, नाम एड्रेस, अरेस्टी जिसको अरेस्ट करके लाए, नाम एड्रेस क्या है, कौन सा जगह से अरेस्ट करके लाया है, नेचर ऑफ ऑफेंस क्या, वगैरह वगैरह। ठीक है, चलिए ये कंप्लीट कर लिए थे। तो अभी तक देखेंगे तो सेक्शन 35 हो गया, 36 भी हो गया, 37 भी हो गया। वाह, वेरी गुड। सिर्फ 5 मिनट हुए और 3 सेक्शन ओवर, क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। वापस मैं आपको अगर बताने गया तो भैया टाइम वेस्ट होगा कि नहीं। ठीक है, तो इससे बेटर होगा आप उस लेक्चर को देख लीजिए। 36 भी कवर कर चुका हूँ और 37 भी। सर कब कवर किए हैं? पूरा लास्ट लेक्चर देखो, मतलब BNSS का ही लास्ट लेक्चर देखो। देखो बता रहा हूँ, ये है लेक्चर नंबर 33। यहाँ पर दिख रहा है क्या आपको? ये है ड्यूटीज़ ऑफ पुलिस ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, ये वाला और ये वाला, सॉरी ये वाला, ये दोनों देख लीजिएगा। जी सर, ठीक है ठीक है, ओके। आगे बताइए सर, आगे देखिए। 37 हुआ, 38 मैं आपको नहीं बताया हूँ, और अगर बताया भी रहूँगा तो थोड़ा सा बताया रहूँगा, लेकिन उसको समझाया नहीं हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, और इसको मैं एक बार मिटा देता हूँ। ये जो येलो हो जाता है ना, ये अच्छा नहीं लगता, नोट्स में दिक्कत होता है मेरे को। ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए बस इसमें अलग कलर दे देता हूँ ताकि ना कुछ चीज़ याद रहे। एक सेकेंड रुकिए थोड़ा सा। ठीक है, चलिए 37 तक हो चुका है। 38 में आते हैं। 38 क्या कहता है सर? 38 कहता है भाई कि राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। क्या बोला? ध्यान से सुनो। राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन के दौरान उसके पास राइट है कि वो अपने पसंदीदा एडवोकेट से मिल सकता है। ठीक है, ये राइट्स में पढ़े थे हमने, याद है आपको? जी सर, पढ़े तो थे, याद भी है। ठीक है, इसको अलग से क्यों बता रहे? क्योंकि इसमें एक कन्फ्यूज़न है। देखिए, तो आप जब पढ़ोगे ये सेक्शन, इसमें लिखा है कि जो अरेस्टेड बंदा है उसके पास ये राइट दिया गया है उसको कि वो अपने हिसाब के एडवोकेट से मिल सकता है। लेकिन कब मिल सकता है? ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन। ध्यान से सुनिएगा कि क्या बोल रहा है। ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन मिल सकता है भाई, थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं मिलेगा। सर ये क्या हुआ? ड्यूरिंग और थ्रू आउट में क्या डिफरेंस है? क्वेश्चन प्रीलिम्स में यही पूछेगा कि इसमें से कौन सा है, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन है कि थ्रू आउट द इंट्रोगेशन है। आप अगर नहीं बारीकी से पढ़ के गए हो तो आप जाओगे, एक मार्क्स आपका कट जाएगा। तो बात समझिए, सेक्शन 38 कहता है जो भी अरेस्टेड बनता है वो अपने एडवोकेट से मिल सकता है, लेकिन कब मिलेगा? ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन मिलेगा, थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं मिलेगा। सर ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन और थ्रू आउट द इंट्रोगेशन में क्या फ़र्क है? आइए बताते हैं। देखिए, the arrested person has the right to meet his lawyer from time to time during the police questioning, but lawyer cannot be present the whole time like a shadow or observer। मतलब समझिए, ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन का मतलब क्या है ना, जैसे मान लो पुलिस वाला आपको पकड़ के लाया, ठीक है, ये आप हो, आपसे पूछताछ करने के लिए पुलिस वाला आपको पकड़ के लाया, ये है पुलिस स्टेशन, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि बता तू लास्ट डे कहाँ था, तो कल रात को कहाँ था, ठीक है। तो और तू चोरी का सामान किसको दिया? फॉर एग्जांपल आप चोर नहीं हो, फिर भी मान लो आपको आप पे डाउट कर रहा है और आपको पकड़ के ले आया पुलिस स्टेशन और पूछ रहा है कि बता तू लास्ट डे कहाँ था, आई मीन कल रात को तू कहाँ था, और चोरी का सामान किसको दिया है, कौन तेरा हेल्प कर रहा था, बता जल्दी। आप बोल रहे हो एक्सक्यूज मी सर, आई नो द लॉ, आई एम अ LLB स्टूडेंट, आई नो द लीगल रूल्स, I know the principles, I know the provisions of BNSS. You can't, समझे कि नहीं? तो ये सारा चीज़ आप पूरा आ जाते हो पूरा, और आप इस तरीके से बोलते हो। तो आप कहते हो यू डोंट नो, आई एम ए लॉ स्टूडेंट एंड आई नो दैट एज पर सेक्शन 38 आई हैव द राइट टू मीट माई एडवोकेट, राइट। मैं अपने एडवोकेट से मिल सकता हूँ, मुझे मालूम है सेक्शन 38 मुझे कहता है कि मैं अपने एडवोकेट से मिल सकता हूँ। आप मुझे इस तरीके से परेशान नहीं कर सकते। सेक्शन 38 मुझे बोलता है कि मैं अपने एडवोकेट से मिल सकता हूँ। तो आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो सबसे पहले मैं अपने एडवोकेट से मिलूंगा, तभी आपका क्वेश्चन का आंसर दूंगा मैं सर। अच्छा, तो वो चुप हो गया, बोला भाई लॉ स्टूडेंट है यार, अब तो चुप रहना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, आप अपने एडवोकेट को बुलाए, आ गया बेचारा, बोला ठीक है ऐसा सा है क्या, ओके ठीक है, चलो ठीक है, तुम इंट्रोगेशन में पार्टिसिपेट करो, मतलब उनको इंट्रोगेशन करने दो।
तो तुम बोले, किसको बोले, तो यहाँ पर तुम्हारा कौन आया, एडवोकेट आया, ठीक है, ये तुम्हारा एडवोकेट आया, ये हो तुम एक्यूज्ड हो, ये है पुलिस वाला, ठीक है, ये पुलिस वाला, हाँ ठीक है। अब जब तुम्हारा एडवोकेट इधर आया तो पुलिस, तुम क्या कह रहे हो, तुम कह रहे हो एडवोकेट को कि भैया चलो ना आप भी इंट्रोगेशन में मेरे साथ बैठ जाना ना, इन लोग क्या क्या क्वेश्चन करेंगे, मेरे को तो डर लग रहा है सर, ऐसा बोल सकते हो क्या? नहीं भाई, आप क्या बिठा लोगे क्या एडवोकेट को, आओ आप भी बैठो, इन लोग क्या क्या पूछेंगे, मेरे साथ रहना, मेरे को तो डर लग रहा है, ऐसा सब नहीं चलेगा। वही बोल रहा है, थ्रू आउट द इंट्रोगेशन नहीं होगा, वो आपके शाय की तरह आपके साथ नहीं चलेगा, ठीक है, समझे कि नहीं? ओके, समझ गए कि नहीं? हाँ समझ गया, ओके। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आपको राइट तो दिया गया है सेक्शन 38 में कि आप अपने एडवोकेट से मिलोगे, लेकिन भाई ड्यूरिंग द इंट्रोगेशन मिलो ना, जब जब पुलिस वाला आपको बुलाएगा आप क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उससे मिल लो, लेकिन पूरा थ्रू आउट द इंट्रोगेशन के दौरान आपके साथ बैठा रहेगा दोस्त की तरह, ऐसा सब नहीं चलेगा। वही चीज़ बोल रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। मुझे लगा आपको बता देना चाहिए तो मैं बता दिया, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देखो, एग्जाम्पल लिखो मैं, सर आई वॉन्ट टू मीट लॉयर बिफोर आई आंसर माई क्वेश्चन। आप कहते हो मैं अपने लॉयर से मिलना चाहता हूँ आपका क्वेश्चन का आंसर देने से पहले, तो ये अलाउड होगा क्या? बिल्कुल अलाउड होगा। लॉयर सिटिंग बिसाइड अरेस्टी ड्यूरिंग द होल 2 आवर पुलिस क्वेश्चनिंग। पुलिस जब जब भी आपसे क्वेश्चन कर रहा था, आप क्या किए, एडवोकेट को अपने साइड में बिठा लिए 2 घंटे तक, ये चलेगा क्या? नहीं चलेगा भाई, नॉट अलाउड। अरे अलाउड लिख दिया हूँ मैं तो यहाँ लिख दो नॉट अलाउड, ये मिस्टेक है, यहाँ लिख दो नॉट अलाउड, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ओके। तो सेक्शन 38 समझ में आया। तो सेक्शन 38 हमारा हो चुका। तो सीरियल वाइज जा रहे हैं, 35 पढ़ चुके थे, 36 भी पढ़ चुके थे, 37 भी पढ़ चुके थे, 38 क्या था, एडवोकेट से मिलना अपने हिसाब से। तो एक बार रिवाइज कर लेंगे क्या? चलिए, तो 38 तक बस। 35 क्या बोलता है कि कब कब पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, ठीक है। 36 क्या बोलता था कि पुलिस ऑफिसर जो अरेस्ट कर रहा है उसका क्या ड्यूटीज़ बनता है, ठीक है, ठीक है। तो वही ड्यूटीज़ के बारे में बता रहा था कि भैया ड्यूटीज़ में क्या क्या था कि उसका ड्यूटी है अरेस्ट मेमो तैयार करना, क्लियर आइडेंटिफिकेशन वगैरह वेयर करना, ठीक है। अच्छा, 37 में क्या था, पुलिस कंट्रोल रूम के बारे में बात कर रहा था। 38 अभी पढ़े, एडवोकेट से मिल सकता है, उसका राइट है, ठीक है। 39 क्या बोलता है, 39 पढ़े क्या? हाँ सर याद आ रहा है, याद है 39, 40, 41 हु में अरेस्ट, यस यस, हु कैन अरेस्ट में हमने पढ़ा था 39 की अगर कोई बंदा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है, पुलिस के सामने करता है और नाम पता बताने से इनकार कर देता है या फिर झूठा नाम पता बताता है, तो उस केस में पुलिस वाला उसको अरेस्ट कर सकता है। तो ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इसको भी बताने का कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया? तो 39 भी ओवर। सर कहाँ है 39? चलो फिर से दिखा देते हैं 39 भैया, सेक्शन 39 देखो यहीं पर है, ओ दे मिल गया आपको, मिला जी सर, ये है सेक्शन 39। देखो सब हो चुका है। आगे 39 के बाद क्या आता है, 40 आता है। देखो 40 भी हो चुका है यहाँ पर और 41 भी हो चुका है यहाँ पर। तो 39, 40, 41 सब हो चुका है। वेरी गुड सर, आगे आगे चलिए, चलो भाई नोट्स पे। तो 39 पढ़ चुके हैं। 39 क्या बोलता है कि अरेस्ट ऑन रिफ्यूजल टू गिव नेम एंड रेसिडेंस। अगर आप अपना नाम और रेसिडेंस देने से मना कर देते हैं तो पुलिस वाला आपको अरेस्ट कर सकता है, वो भी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में। बहुत इंपॉर्टेंट था, याद है, और अलग से पढ़ाया तो देख लीजिएगा, वापस मेरे को बताने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसी को इसमें कवर करूँगा जो सीरियली आता रहेगा, ठीक है। चलिए 39 हो चुका, ओके। 40 पढ़ चुके हैं क्या? याद है 40 था, प्राइवेट पर्सन किस तरीके से अरेस्ट करेगा, बिल्कुल ओके। अरेस्ट करने के 6 घंटे के अंदर दे देगा। और 2 ही ऑफेंस था, कुछ याद है क्या? 2 ही ऑफेंस था। एक ऑफेंस का नाम क्या था, मेरे को तो याद भी नहीं आ रहा है सर। कैसे याद नहीं आ रहा है सर आपको? एक मेरे ख्याल से नॉन बेलेबल था, दूसरा प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था क्या? सर एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए आप भी देखिए, मैं भी देखता हूँ, मेरे को तो बिल्कुल याद नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा मेमोरी शॉर्ट टर्म लॉस मेमोरी हो चुका है, ठीक है। इसमें हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट पर्सन कब अरेस्ट करेगा भैया, नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। याद आ रहा है तो यहाँ लिख लो बस याद करने के लिए। ये क्या था, नॉन बेलेबल होना चाहिए प्लस कॉग्निजेबल होना चाहिए, याद है। और एक क्या था, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर भी था क्या, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यस 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 सर, ऐसे ही कुछ लग रहा है मुझको तो, ठीक है। यही 2 लोग थे, यही 2 ऑफेंस था
जिसको जिस केस में ये अरेस्ट कर सकता है प्राइवेट पर्सन। ये कहाँ लिख दिया मैं, ओह सॉरी सॉरी सॉरी। तो आप लेक्चर देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 41 भी पढ़ चुके हैं क्या, मजिस्ट्रेट कब कब अरेस्ट करेगा। तो मजिस्ट्रेट के सामने भाई कोई कंडीशन नहीं है, वो कभी भी अरेस्ट कर सकता है, बस उसके जुरिस्डिक्शन के अंदर होना चाहिए, चाहे बेलेबल नॉन बेलेबल हो, कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल हो, कोई ऐसा नहीं है। तो ये भी हो चुका क्या, 40 भी हो चुका, 41 भी हो चुका, बिल्कुल सर हो गया। चलिए अब आते हैं 42 में। 42 क्या बोलता है, बोलता है प्रोटेक्शन। वाओ प्रोटेक्शन, क्या प्रोटेक्शन सर, कि अरेस्ट को लेके कुछ कुछ लोगों को ना प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप उन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। क्या बात कर रहे हो सर, हाँ बिल्कुल। हमारे अरेस्ट चैप्टर में मेरे ख्याल से यही एक सेक्शन है जिसमें प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप इन लोगों को अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बताइए कौन लोग हैं जिसको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं, आप जानना चाहते हो किसको अरेस्ट नहीं कर सकते हो? बिल्कुल सर बताइए। तो देखिए सबसे पहले ये जो प्रोटेक्शन दिया गया है, ये दिया गया है, किनको दिया गया, बोलो मेरे साथ साथ बोलिएगा, किनको दिया गया है? ये दिया गया है मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। किसको दिया गया है? मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, मतलब जो आर्मी के हो गए तुम्हारा, ठीक है, नेवी हो गए, है ना, आर्मी नेवी एयरफोर्स एट्सेट्रा। तो जो आर्मी के मेंबर हैं, एयरफोर्स के हैं, नेवी के हैं, ये सब के जो मेंबर्स लोग होते हैं, ठीक है, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा क्या बात है सर, हाँ। तो अब इसको हम लोग दो कैटेगरी में बांटेंगे, एक होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का केस, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट का केस, और एक होता है स्टेट गवर्नमेंट का केस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में बोल रहा है अगर कोई आर्मी का ऑफिसर है, नेवी का ऑफिसर है, एयरफोर्स का ऑफिसर है, और उसने अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान, क्या बोल रहा है ध्यान से सुनिएगा, अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान ऐसा कुछ किया, ठीक है, वो ड्यूटीज़ में था और ऐसा कुछ कर लिया, तो आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते। बट एक ही कंडीशन पे कर सकते हो, कब? अगर आपको उसको अरेस्ट करना है तो अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है ना एम्प्लॉई भाई, तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ। तो वही बोल रहा है कि नो अरेस्ट विदाउट सीजी प्रायर परमिशन, समझ में आया? तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पहले परमिशन लेके आओगे तभी आप उसको अरेस्ट कर सकते हो। किसको? मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस मतलब आर्मी नेवी एयरफोर्स, ये ठीक है, यानी यूनियन का अगर वो हुआ तो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हुआ तो। अच्छा स्टेट गवर्नमेंट के केस में क्या है, देखिए ये जो आर्मी ऑफिसर वगैरह होते हैं कि स्टेट के भी ना कुछ कुछ ऑफिसर्स होते हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए होता है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए, ओके, पब्लिक ऑर्डर मेंटेनेंस के लिए सेम टाइप के सेम कैटेगरी के कुछ फोर्सेस होते हैं, ठीक है। उनको जैसे एग्जांपल जैसे हो गया आपका स्टेट रिजर्व पुलिस हो गया, स्पेशल टास्क फोर्स हो गया, ये स्टेट गवर्नमेंट का होता है। तो स्टेट गवर्नमेंट के इसी टाइप के जो फोर्सेज हैं जो कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने के लिए जो फोर्सेज होते हैं वो फोर्स को आप अरेस्ट नहीं कर सकते जब कभी भी वो अपने एक्ट डन इन द डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, तो अपने काम करने के दौरान उसने कुछ किया है तो उस केस में आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। अरेस्ट करना है तो स्टेट गवर्नमेंट का अगर है बंदा तो भैया स्टेट गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का बंदा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेके आओ, उसके बाद ही आपको क्या करोगे, आप अरेस्ट कर पाओगे। समझ में आ गया? तो ये है चीज़, बस इंपॉर्टेंट क्या रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट में मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेज लिखा है, स्टेट गवर्नमेंट में लिखा है वो फोर्सेज जो कि रेस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा कौन सा कब कौन सा एक्ट के लिए, फॉर द एक्ट डन इन डिस्चार्ज ऑफ देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़, जो भी वो काम कर रहे हैं अपने ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान, उस केस के लिए आप उनको अरेस्ट अगर करोगे तो परमिशन लेके आओ, ठीक है। चलिए इसको अगर मैं ब्रीफली समराइज़ कर दूं तो ऐसा है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो आर्म फोर्सेस हैं उनका प्रोटेक्शन किस काम के लिए है, एक्ट डन ड्यूरिंग देयर ऑफिशियल ड्यूटीज़ में जो भी काम कर रहे हैं, क्या परमिशन, किसका परमिशन लाना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसी जो फोर्सेस हु इज़ प्रोटेक्टेड, किसको प्रोटेक्ट किया है, तो पहला था आर्म फोर्सेस ऑफ द यूनियन और दूसरा है पब्लिक ऑर्डर फोर्सेस, जो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने वाला फोर्स है, ठीक है। इसको कौन नोटिफाई करता है, स्टेट गवर्नमेंट। सेम एक्ट डन ड्यूरिंग द ऑफिशियल ड्यूटी, वही सेम होगा। और यहाँ पे परमिशन किसका चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट का, बस इसको याद कर लो, खत्म, क्योंकि ये सब प्रीलिम्स में आते हैं। 43 पढ़ चुके हैं क्या? बिल्कुल सर। अरेस्ट का प्रोसीजर क्या है, याद है आपको? अरेस्ट का प्रोसीजर के बारे में भी पढ़ चुके हैं, हाँ, कि अरेस्ट करने का प्रोसीजर क्या होगा, कैसे अरेस्ट करेंगे, सब कन्फाइन करके किया जाता है, सबमिशन किया जाता है, फिजिकली टच करके किया जाता है, वुमेन होने से क्या होगा, ये सब याद आ रहा है क्या? जी 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 याद, कब हैंड कफिंग करेंगे, कब नहीं करेंगे, अच्छे से पढ़ा चुका हूँ, याद है 43, जी सर,
ठीक है, ये भी पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिएगा, अलग से लेक्चर है। ठीक है, तो 43 तक हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं, समझ में आया। तो इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस लेक्चर में हमने स्पेसिफिकली सेक्शन 38 को कवर किया और 42 आर्म्ड फोर्सेस जो प्रोटेक्शन दिया गया कि इसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते उनके ऑफिशियल ड्यूटीज़ के दौरान, तो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर को नहीं कर सकते। सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने वाला फोर्स। ठीक है, चलिए अब आते हैं 44 में। 44 अभी अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि सीरियल में मतलब सीक्वेंस वाइज कवर कर रहे हैं, तो ये हम अलग से पढ़े नहीं थे, तो इसको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है, अब देखिए ध्यान से, ये बहुत घटिया आ रहा है, सॉरी, थोड़ा लाइट कलर सही रहता है ना। ये कैसा आएगा, ये तो वाइट ही दिखेगा। एक सेकंड सर, ये सब क्या कर रहे हो सर आप, ठीक है ना, चलो। तो सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, क्या बोल रहा है, सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, जिस बंदे को आप अरेस्ट करने वाले हो वो बंदा क्या किया, एक घर में घुस के बैठा है। ठीक है, तो आप उस घर का सर्च करोगे। अच्छा, ये कोई घर है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज द हाउस, ओके, and the person that you want to arrest has entered into this house, right, and you want to search this place, right, समझ में आया। तो यहाँ पर बंदा छुप के बैठ गया है जिसको आप अरेस्ट करने वाले हो, तो आप सर्च कैसे करोगे इस घर का, तो सेक्शन 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, क्या है, सर्च ऑफ द प्लेस, उस जगह का आपको सर्च करना है जहाँ पर वो घुस गया है जिसको आप अरेस्ट करने वाले थे बंदे को। ठीक है, अब समझो, इसमें टोटल 3 सबसेक्शन है। पहला सबसेक्शन बोलता है भाई एंट्री विथ परमिशन, उस घर में जब एंट्री करेंगे ना, अगर पुलिस वाले लोग मान लो उसको पकड़ने गए उस घर के अंदर, तो पहले परमिशन लेके अंदर जाएंगे, अगर लोग मना कर दिए तो तोड़ के जाएंगे अंदर, फिर लास्ट में और क्या कर सकते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 3 सबसेक्शन है, अच्छे से देखिएगा, प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सेक्शन 44 मतलब इस अरेस्ट चैप्टर में सभी सेक्शन का हेडिंग आपको अच्छे से याद होना चाहिए। तो 44 क्या बोलता है, सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, तो सीधा ये लिख सकते हैं यहाँ पर, सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द अरेस्टी लिख दो सीधा, अरेस्टी तो नहीं लिख सकते, जिसको अरेस्ट करना है उसको, जो अरेस्ट हो चुका है उसको अरेस्टी बोलते हैं, अब इसको अरेस्ट किए नहीं है तो कैसे अरेस्टी लिखेंगे, सही बात है सर, तो वही लिखना पड़ेगा, सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड। ठीक है, चलिए पहला पॉइंट ये बोलता है कि अगर मान लो उस घर में आपको जाना है उस बंदे को अरेस्ट करने के लिए, आप हो पुलिस ऑफिसर, आपको इस घर में एंट्री करना है, तो क्या करोगे, तो आप, तो वही बोल रहा है, देखो, इफ़ अ पुलिस ऑफिसर और अ पर्सन विद अरेस्ट वारंट, ठीक है, अगर आप पुलिस ऑफिसर हो या फिर आप ऐसे बंदे हो जिसके पास अरेस्ट वारंट है, ठीक है, और आपको लग रहा है कि वो बंदा जो है वो छुप रहा है उस घर में, उस जगह में, तो उस केस में द ऑक्यूपेंट, जो ऑक्यूपेंट होगा, ऑक्यूपेंट मतलब जो उस घर का जिम्मेदारी जिसको दिया गया है, जिसका जो इंचार्ज है उस घर का, मस्ट अलाउ एंट्री एंड हेल्प इन सर्च। ठीक है, मतलब क्या भाई, तो इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने वाला चीज़ क्या है, जो पुलिस ऑफिसर है वो, और दूसरा जो नाम दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सन विथ अरेस्ट वारंट। अरेस्ट वारंट को लेके प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर आप ऐसे घर को सर्च कर रहे हो जो कि जिसमें अरेस्टेड बंदा ही घुस गया है, तो आप कैसे करोगे, तो वहाँ पर कौन कौन पुलिस ऑफिसर के पास दिया गया है पावर, एक तो पुलिस ऑफिसर है, दूसरा क्या है, पर्सन विथ अरेस्ट वारंट, जिस बंदे के पास भी अरेस्ट वारंट है ना, उसके पास ये पावर है कि वो क्या कर सकता है, उस घर के अंदर एंट्री कर सकता है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, पर्सन विथ अरेस्ट वारंट, तो अरेस्ट वारंट याद होना चाहिए। ठीक है, तो ये बोला अगर कोई पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन विथ अरेस्ट वारंट जिसके पास अरेस्ट वारंट है, या फिर जो पुलिस ऑफिसर वो, उनको ये लगता है कि जो एक्यूज्ड है वो इस घर में छुपा है, तो उस केस में जो ऑक्यूपेंट होगा, उस घर का जो मालिक होगा, जो भी मतलब इंचार्ज होगा, वो क्या करेगा, अलाउ करेगा और हेल्प करेगा, मस्ट लिखा है, मस्ट अलाउ। ठीक है, दूसरा है फोर्स्ड एंट्री, मना कर दिया तो अब वही बोल रहा है, देखो, पुलिस और द वारंट होल्डर, वारंट होल्डर बोलूँ तो चलेगा, बिल्कुल सर, जो वारंट रखा है, तो पुलिस और वारंट होल्डर कैन ब्रेक ओपन डोर्स और विंडोज टू एंटर इफ, तो बोला पुलिस जो होगा और जो वारंट होल्डर है वो तब
खिड़की वगैरह दरवाजा वगैरह को तोड़ के अंदर घुस सकते हैं। कब कब, कौन कौन से कंडीशन में, तो यहाँ पर लिखा है कब, अगर एंट्री इज डिनाइड बाय द ऑक्यूपेंट, अगर जो ऑक्यूपेंट है वहाँ का वो मना कर दिया एंट्री कि नहीं अंदर आने देंगे, तो उस केस में तोड़ ताड़ के अंदर चला जाएगा पुलिस अरेस्ट करने के लिए। दूसरा है एक्यूज इज हाइडिंग एंड माइट एस्केप, अगर उनको लग रहा है कि भैया वो छुप रहा है एक्यूज और वहाँ से भाग जाएगा, ठीक है, तो उस केस में भी वो एंट्री वो क्या कर सकते हैं, तोड़ ताड़ सकते हैं दया की तरह। तीसरा है पुलिस शोज हिज आइडेंटिटी पर्पस एंड आस्क टू ओपन बट स्टिल नॉट अलाउड, पुलिस अपना पूरा सभी तरीके से डिसेंसीज में सब कुछ आइडेंटिटी दिखा रहा है, पर्पस बताया, सब कुछ बोला कि भैया हमको खोलने दो, अलाउ करो, फिर भी नहीं मान रहे हैं, जा भाई नहीं मान, जा, तोड़ ताड़ के अंदर घुस सकता है। तो उस तरीके से फोर्सफुली वो एंट्री कर सकता है, तोड़ सकता है दरवाज़ा खिड़की और अंदर जा सकता है। समझ में आया? ये था तुम्हारा सेकंड सबसेक्शन। थर्ड जो है सेकंड में ही कुछ स्पेशल प्रोटेक्शन दिए गए हैं वुमेन को लेके। क्या बोल रहा है देखो, कभी कभी ऐसा भी होता है, देखे रहोगे कि जिस घर में हम जा रहे हैं वहाँ पर मान लो कोई औरत है, कोई पर्टिकुलर औरत है, ठीक है, और ये जो औरत है पर्दा में रहती है, पर्दा मतलब भाई नकाब में रहती है, वो गैर मर्द के सामने अपना चेहरा नहीं दिखाती फॉर एग्ज़ाम्पल, तो पुलिस वाला तो भैया अंदर तो जाएगा ही अरेस्ट करने के लिए, और वहाँ पर तो है वो नकाब में औरत है, तो कैसा करे, तो उस केस के लिए देखो क्या बोल रहा है, बोलता है इफ़ द प्लेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वुमेन नॉट द एक्यूज्ड, ठीक है, इफ़ द प्लेस इज़ ऑक्यूपाइड बाय द वुमेन हु बाय कस्टम डज नॉट अपीयर इन पब्लिक, ठीक है, मान लो प्लेस जो है वुमेन है जो कि एक्यूज नहीं है, और वो जो वुमेन है अपने प्रथा के हिसाब से, अपने कस्टम के हिसाब से गैर मर्दों के सामने नहीं आती है, चेहरा नहीं दिखाती, तो उस केस में पुलिस क्या करेगा, गिव हर अ नोटिस टू विड्रॉ, पुलिस बोलेगा एक एक पहले दे देगा भैया, बता देगा कि देखो हम अंदर आ रहे हैं, हमको आने दीजिए, ठीक है, आप वहाँ से हट जाइए, गिव हर अ नोटिस टू विड्रॉ, आप वहाँ से हट जाइए, हम अंदर आ रहे हैं, अलाउ हर टाइम एंड प्राइवेसी टू लीव, फिर उसको टाइम देगा पुलिस वाला कि ठीक है आप थोड़ा सा टाइम लीजिए और हट जाइए वहाँ से, ठीक है, तो नोटिस दे देगा वहाँ से हट जाओ, टाइम दे देगा और प्राइवेसी देगा हट जाने के लिए। तीसरा ओनली देन कैन दे ब्रेक ओपन एंड एंटर, उसके बाद ही वो उसको तोड़ ताड़ सकता है, तो पहले उनको विड्रॉ करने का टाइम दे दिया, फिर उसके बाद उसको तोड़ के अंदर जा सकता है। ये था तुम्हारा। तो क्वेश्चन में पूछ लेगा क्या पूछेगा कि कौन सा सबसेक्शन, ऐसा पूछेगा कौन सा सबसेक्शन जो है स्पेशल प्रोटेक्शन देता है वुमेन को, वो भी ट्रेडिशनल सेटिंग्स में जो रहती है, ठीक है, तो सेक्शन 44 का सबसेक्शन 2, 44 याद रखिएगा, ठीक है, ठीक है जी सर, वाह, ये हो गया। थर्ड सबसेक्शन बोलता है कि मान लो पुलिस वाला क्या हुआ ना भाई, if the police officer or the other person enters the house legally for arrest and then they gets locked in, भैया खुद फंस गए, गए थे बचाने के लिए, गए थे पकड़ने के लिए और खुद ही वहाँ पर लॉक हो गए घर में, तो उस केस में वो क्या कर सकते हैं, दे कैन ब्रेक ओपन द डोर्स और विंडोज़ टू रेस्क्यू हिमसेल्फ और फ्री अदर्स लॉफुली ट्रैप्ड इनसाइड, तो जो भी उसके अंदर फंसे हैं या फिर जो खुद फंसे हैं, मतलब पुलिस वाले अगर खुद फंसे हैं तो उस केस में भी तोड़ ताड़ के निकल सकते हैं, या फिर जो ऑलरेडी उनमें पहले से फंसा हुआ था उनको भी वो निकाल सकते हैं, ठीक है, यही बात करता है और इसमें कुछ है ही नहीं, ठीक है। सेक्शन 44 ओवर हो गया। 45 पढ़ते हैं सर। 45, अच्छा 45 बोलता है, नाम पढ़िएगा, परसूट ऑफ ऑफेंडर, क्या है देखिए, परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू द जुरिस्डिक्शंस, ठीक है, मतलब परसूट ऑफ ऑफेंडर्स इनटू द जुरिस्डिक्शन। अगर मैं इतना, अगर नाम आपको समझ में नहीं आ रहा है, इसको तोड़ो पहले। परसूट का मतलब क्या होता है, ये वर्ड निकला है परसू से, मतलब पीछा करना, परसू करना, बोलते हैं ना मैं ये परसू कर रहा हूँ, परसू परसू, तो परसू का मतलब होता है पीछा करना। आप पीछा कर रहे हो किसको, ऑफेंडर को, अच्छा, वो भी अदर जुरिस्डिक्शन, मतलब अपने जगह से बाहर, अपने एरिया से बाहर, तो वही, तो इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हो, क्या, पावर टू परस्यू एंड अरेस्ट अक्रॉस इंडिया। आप अगर कोई बंदा जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, कॉग्निजेबल याद रखना, इसमें क्या है इंपॉर्टेंट है, कॉग्निजेबल, मतलब वो ऐसा ऑफेंस किया है जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट वारंट आप अगर अरेस्ट कर सकते हो बंदे को, अगर कोई बंदा विदाउट ऐसा ऑफेंस किया है, यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है जिसमें आप बिना वारंट के अरेस्ट कर सकते हो,
एक्चुअली इस बेयर एक्ट में देखोगे तो लिखा है विदाउट वारंट करने का अगर पावर है पुलिस वाले के पास, किसी बंदे को अरेस्ट करने का दिया गया है विदाउट वारंट, ठीक है, विदाउट वारंट कब अरेस्ट कर सकते हैं? कॉग्निजेबल केस में। और बाकी हमारा जो था सिप्स ऑर्डर वाला जो था निमोनिक्स, उस केस में। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई बंदा ऐसा कोई ऑफेंस किया है जिसमें पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, तो उस केस में अगर वो बंदा एक स्टेट से दूसरा स्टेट भी भाग जाए ना भाई, तो पुलिस वाले लोग उसको पकड़ सकते हैं। दे कैन सर्च देम, दे कैन चेज दैट पर्सन इन एनी प्लेस इन इंडिया टू अरेस्ट हिम। तो उस केस में वो उसको चेज कर सकता है, परसूट मतलब उसको चेज कर सकता है, ठीक है, किसी भी जगह इंडिया में, एट एनी प्लेस इन इंडिया उसको पीछा कर सकता है, समझे, अरेस्ट करने के लिए। बशर्ते इसमें एक ही चीज़ है, क्या? विदाउट वारंट। ऐसा ऑफेंस किया होगा वो जिसमें वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, ठीक है। ये था 45, याद आ गया। तो एक बार 45 तक रिवीजन मारे, 35 से लेकर 45, बिना आंख बंद करो और चलो मेरे साथ साथ। जो जो फर्स्ट क्लास से कर रहा है भाई उनके लिए है, जो फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देख रहा है वो तो नहीं कर पाएगा, लेकिन जो फर्स्ट क्लास से देख रहा है, मेरा मतलब अरेस्ट चैप्टर से जो कर रहा है क्लास, वो आराम से कर लेगा। तो बताओ 35 क्या था सर? 35 था पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कौन कौन सा सिचुएशन में, ठीक है। 36 क्या था सर? 36 ये था कि जो द ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट, उनका क्या ड्यूटीज़ होगा अरेस्ट करते वक्त, ठीक है। 37 क्या था? पुलिस कंट्रोल रूम, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, हर एक पुलिस स्टेशन में, ठीक है। 37 हो गया। 38 क्या था सर? 38 अरे अपने एडवोकेट के हिसाब से मिल सकते हैं कि नहीं, अपने पसंद के एडवोकेट से मिल सकते हैं कि नहीं, जो अरेस्टेड बंदा है, बिल्कुल। 38। 39 क्या था? 39 सर अगर रिफ्यूज़ कर दिए नाम और एड्रेस बताने से, याद आ गया। 40 क्या था? 40 सर अगर प्राइवेट पर्सन अरेस्ट करेगा तो, हाँ। 41 क्या था? मजिस्ट्रेट अरेस्ट करेगा तो। 42 क्या था? प्रोटेक्शन दिया गया है किसी को, यस प्रोटेक्शन के बारे में था। प्रोटेक्शन किसको? मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में, और उसके केस में कौन था? फोर्सेस विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, ठीक है। 43 प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट पढ़े थे, यस। और 44 क्या था? 44 सर याद नहीं आ रहा है। 44 क्या पढ़े थे? 44 अरे भाई अभी पढ़े थे। अगर जिस बंदे को अरेस्ट करना है, अगर वो किसी घर में एंट्री कर जाता है, घुस जाता है, और उस घर का हमको सर्च करना है, तो वही था। तो उसका नाम क्या था मार्जिनल नोट्स का? सर्च ऑफ द पर्सन, सर्च ऑफ द पर्सन एंटर इनटू, ठीक है। सर्च ऑफ द प्लेस एंटर इनटू बाय द पर्सन सॉट टू बी अरेस्टेड, ठीक है। उस जगह का तलाशी कर रहे हैं जिस घर में वो जिसको अरेस्ट करना है वो चला गया, ठीक है। 44 हो चुका। 45 क्या पढ़े? अभी पढ़े कि उसका पीछा करेंगे। 45 में पीछा करेंगे, ठीक है। परसू ऑफ ऑफेंडर्स इनटू अदर जुरिस्डिक्शन, मतलब परसू एंड अरेस्ट अक्रॉस इंडिया। तो इस तरीके से याद करना, परसू एंड अरेस्ट, पीछा करो, चेज करो, एंड अरेस्ट करो अक्रॉस इंडिया। बस इसमें एक ही है तुम्हारा क्या कंडीशन, विदाउट वारंट वाला क्राइम किया होगा तो ही होगा, ठीक है। 46 पढ़ चुके हैं क्या? ये भी पढ़ चुके हैं सर कि विद नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट आप नहीं कर सकते, मतलब नो अननेसेसरी रिस्ट्रेंट, आप ज़रूरत से ज़्यादा आप फोर्स यूज़ नहीं कर सकते अरेस्ट करने के लिए, मतलब फालतू का आप अरेस्ट करने के लिए फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। बेचारा सरेंडर कर रहा है, ज़बरदस्ती आप उसको गर्दन पकड़ के मोड़ दे रहे हैं, पटक दे रहे हैं। आप अपना लड़ाई करके आए हैं, बहस करके आए हैं, सीनियर आपको डांटे हैं, या फिर आप अपनी बीवी से लड़ाई करके आए हैं, और उसका सारा फ्रस्ट्रेशन जो बंदा अरेस्ट हो रहा है उसी पर उतार दे रहे हैं। ये सब नहीं चलेगा, ज़रूरत से ज़्यादा फोर्स आप यूज़ नहीं कर सकते, मतलब समझिए। पुलिस कांट यूज़ एक्सेसिव फोर्स और अननेसेसरी रेस्ट्रिक्शन ड्यूरिंग अरेस्ट, ठीक है। ओनली मिनिमम रिक्वायर्ड, भाई मिनिमम से मिनिमम लेवल ऑफ आप क्या करो, फोर्स यूज़ करो, समझिए। मिनिमम से मिनिमम, समझ में आ रहा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है सर। ओके, समझ गए। आगे बताइए, आगे क्या बताऊँ सर? आगे बताता हूँ, थोड़ा सा रुक जाओ। हाँ, एग्जाम्पल सर जैसे बताइए, मान लो कोई बंदा है जो कोऑपरेट कर रहा है, द अरेस्टेड बंदा जो है वो कोऑपरेट कर रहा है, देयर इज़ नो नीड टू हैंडकफ, उसको अरेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो कोऑपरेट कर रहा है। आप उसको ज़बरदस्ती हथकड़ी पहना रहे हो, आप ज़बरदस्ती उसको ड्रैग कर रहे हो, घसीट रहे हो, ये सब नहीं चलेगा, चलबो नहीं, ठीक है। बट इफ़ ही ट्राइज टू रन अवे, लेकिन मान लो अगर वो ट्राई करता है भागने का, तो उस केस में आप फोर्स यूज़ करो ना भाई, कौन मना कर रहा है। लेकिन आप कोई बंदा सरेंडर कर रहा है, आराम से आप कोऑपरेट कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उसको ड्रैग कर रहे हो, ज़बरदस्ती उसको हैंडकफिंग कर रहे हो, दिस इज़ नॉट अलाउड, राइट। सो इफ़ द पर्सन ट्राइज टू रन अवे,
tries to run away, the police can hold और handcuff him to prevent escape. ठीक है, समझ में आ गया। तो 46 भी इज ओवर। 47 कुछ याद आ रहा, 47 पढ़े थे ना? पढ़े हैं, लेकिन इसमें और अच्छे से बता देता हूँ। पढ़ चुके हैं राइट्स में कि भैया राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन में 47 पढ़े थे कि उनको उनके राइट्स के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना। तो 47 क्या बोलता है? पर्सन टू बी अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ, जो बंदा अरेस्ट हो रहा है, मतलब अरेस्टी शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ व्हाट? दो चीज़ के बारे में। जो अरेस्टी है उसको दो चीज़ के बारे में बताएंगे, एक है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट और दूसरा है राइट टू बेल। तो पहला है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, जो बंदा अरेस्ट हो रहा है उसको दो चीज़ के बारे में बताएंगे, पहला है ग्राउंड ऑफ अरेस्ट, ठीक है, और दूसरा है राइट टू बेल, ठीक है। तो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में क्या बताएंगे कि अगर कोई बंदा विदाउट वारंट अरेस्ट हो रहा है, अरे बाप रे, विदाउट वारंट कब होता है? जब कोई बंदा कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है या फिर सिप्स ऑर्डर करता है, याद है? तो अगर कोई बंदा विदाउट वारंट वाला कांड किया है, मतलब वही व्हेन पुलिस ऑफिसर और एनी पर्सन अरेस्ट समवन विदाउट वारंट, अगर कोई बंदा को पुलिस वाले लोग बिना वारंट के अरेस्ट कर लेते हैं, अगर पुलिस वाले बिना वारंट के अरेस्ट किए तो उनको, पुलिस वाले को उस बंदे को बताना पड़ेगा कि किस ग्राउंड में उन्होंने अरेस्ट किया है। ही इमीडिएटली टेल द अरेस्टेड पर्सन द डिटेल्स ऑफ द ऑफेंस, किस ऑफेंस में उन्होंने अरेस्ट किया है एंड द रीज़न ऑफ द अरेस्ट, और अरेस्ट का रीज़न क्या है, ठीक है। तो समझो, विदाउट, देखो विदाउट वारंट कर रहे हैं, मतलब बड़ा केस है। विदाउट वारंट कब करता है? तो थोड़ा बड़ा मामला है, बड़ा ऑफेंस है, थोड़ा सीरियस काइंड ऑफ ऑफेंस है, तभी पुलिस वाला बिना वारंट के अरेस्ट करता है। तो उस केस में उसको ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताएगा, रीज़न भी बताएगा कि क्यों कर रहा है, डिटेल्स बताएगा ऑफेंस का, ऑफेंस कि किस ऑफेंस में कर रहा है, पूरा डिटेल्स बताएगा, आप पे ये चार्जेस लगा है, ये है वो है, और क्या रीज़न अरेस्ट करने का वो भी बताएगा, ठीक है। ये था ग्राउंड्स के बारे में। दूसरा राइट टू बेल, मान लो बंदा अरेस्ट, पुलिस वाले अरेस्ट किए, जब अरेस्ट किए तो ऑफेंस जो था वो छोटा था, मतलब बेलेबल ऑफेंस था, नॉन बेलेबल नहीं था। याद रखिएगा, इसमें नॉन बेलेबल नहीं था लिखा है, क्या है? नॉन बेलेबल नहीं अगर होगा तो देखो, इफ द अरेस्टेड पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब डायरेक्ट में नेगेटिव तरीके से लिखा है। इसका मतलब यही है, अगर बंदा बेलेबल ऑफेंस किया है तो पुलिस वाला के पास ये ड्यूटी दे दिया गया है कि आप उसको बताओ कि वो बेलेबल ऑफेंस किया है और उसके पास राइट है बेल लेने का, बशर्ते वो श्योरिटीज़ का इंतज़ाम कर ले। तो वही लिखा है, इफ़ द अरेस्टेड पर्सन इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस, मतलब ही इज एक्यूज्ड ऑफ बेलेबल ऑफेंस एंड द पुलिस मस्ट इन्फॉर्म द पर्सन दैट ही इज एंटाइटल्ड टू बेल एंड ही कैन अरेंज श्योरिटीज़, बस, ठीक है। श्योरिटीज़ मतलब कौन? जो उसका, उसके बिहाफ में कोर्ट को ये गारंटी दे सकता है कि अगर ये नहीं आया तो मैं हाजिर हो जाऊंगा, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, गारंटर सोच लो, ठीक है। तो सिंपल मतलब क्या भाई, द पुलिस कैन नॉट साइलेंटली अरेस्ट समवन, पुलिस कभी भी साइलेंटली किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। दे मस्ट एक्सप्लेन द रीज़न, उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा रीज़न, एंड बेलेबल ऑफेंस में उनको तो ये भी बताना पड़ेगा कि आपका राइट है बेल लेने का, ठीक है। फिर है 48, 47 तक समझ में आ गया? बिल्कुल सर, समझ में आ गया, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट के बारे में था। 48 बोलता भैया, इसको भी हमने पढ़ा है क्या? पढ़ा है, लेकिन अलग अलग केस लॉज में पढ़े हैं, ठीक है। बेर एक्ट में नहीं पढ़े थे, आइए एक बार देख लेते हैं, चलिए। ये लास्ट सेक्शन है 48, उसके बाद मैं बताऊंगा आपको बाकी। 48 बोलता है भाई, ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन्स मेकिंग अरेस्ट टू इन्फॉर्म अबाउट द अरेस्ट टू रिलेटिव और फ्रेंड। तो देखो 48, 47 क्या था? एक ड्यूटी था, 48 में भी ड्यूटी दे दिया गया। 47 में तो ड्यूटी दे दिया गया, 48 में भी ड्यूटी दे दिया गया। क्या ड्यूटी दे दिया गया? कि भैया राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स और फ्रेंड्स। जो बंदा अरेस्ट कर रहा है, मतलब द पर्सन मेकिंग अरेस्ट, दे हैव द ड्यूटी टू इन्फॉर्म द रिलेटिव्स ऑफ द अरेस्टी। मतलब समझो, देखो क्या बोल रहा है, इन्फॉर्म द अरेस्टी दैट ही हैज़ द राइट टू इन्फॉर्म हिज रिलेटिव्स। मतलब समझो, देखो सेक्शन 48 का सबसेक्शन 1 बोलता है राइट टू इन्फॉर्म रिलेटिव्स और अदर्स। व्हेन समवन इज अरेस्टेड अंडर BNSS द पुलिस मस्ट इमीडिएटली इन्फॉर्म। जैसे कोई बंदा अरेस्ट होता है, जो पुलिस होगा वो क्या करेगा? इमीडिएटली रिलेटिव को, फ्रेंड को और किसी भी बंदे को बताएगा, जो अरेस्टेड बंदा जो है, जो नाम दिया है। देखो एक्चुअली बात कुछ ऐसा है ना कि जैसे ही बंदा अरेस्ट हुआ तो पुलिस का काम है सबसे पहले उसको ये बताना कि भैया देख, तू इस ऑफेंस में आया है और
तेरा ये राइट है क्या करने का, तू अपने फ्रेंड्स और फैमिली को बता सकता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना नंबर देगा, नाम देगा, फिर आप उसके फैमिली फ्रेंड्स को कांटेक्ट करोगे। वही चीज़ बोल रहा है। देखो, जब कभी भी कोई बंदा अरेस्ट होगा तो पुलिस सबसे पहले क्या करेगा, उनके रिलेटिव को, उसके फ्रेंड को, या कोई भी बंदे को जिसका नाम उसने दिया है इन्फॉर्म कर देगा। और क्या बताएगा, अबाउट द अरेस्ट के बारे में बताएगा, और वेयर द पर्सन इज़ बीइंग केप्ट, कहाँ पर उसको रखा गया है वो भी बताएगा। अरेस्ट के बारे में बताएगा कि अरेस्ट क्यों किए, क्या किए, कौन सा ऑफेंस में किए और कहाँ रखा गया है। द इन्फॉर्मेशन मस्ट ऑल्सो बी गिवन टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट। ऑब्वियसली अगर अरेस्ट कर रहा है बंदा तो पुलिस वाला पुलिस कंट्रोल रूम को भी तो बताएगा ना, भाई इस बंदे को उठाए हैं। तभी तो हम लोग सेक्शन 37 पढ़े ना, समझ रहे हो कि नहीं। डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर, हाँ सर अब याद आ रहा है, ओके। ड्यूटी है अरेस्टेड बंदे को बताना कि भैया तेरा पास राइट है। वही चीज़, अरेस्टेड पर्सन मस्ट बी टोल्ड, उनको बताना पड़ेगा उनके राइट के बारे में। राइट क्या है उनका, कि टू इन्फॉर्म रिलेटिव और अदर्स, वो अपने रिलेटिव्स को बता सकते हैं एज सुन एज ही ब्रॉड टू द पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं। जैसे ही बंदा अरेस्ट होगा तो उसको बताएंगे कि देख भाई तेरा ये राइट है, तू अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता सकता है कि तू अरेस्ट हो गया है। अच्छा अच्छा सर ठीक है ठीक है, काहे गुस्सा हो रहे हो, ओके ओके। 48 का 3 बोलता है रिकॉर्ड कीपिंग। मतलब क्या, वो उसने अरेस्टी ने अपना मम्मी पापा दोस्त किसी का नाम बताया ना, हाँ सर बताया, तो पुलिस वाले को रिकॉर्ड करना चाहिए कि नहीं, हाँ सर बिल्कुल करना चाहिए। वो कहीं लिखेगा क्या, हाँ लिखेगा। एक रजिस्टर में लिखेगा क्या, हाँ लिखेगा। क्यों लिखेगा सर, अरे भाई अगर नहीं लिखेगा तो प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा क्या, डीके बासु का केस। हाँ, डीके बासु अरनेश कुमार का केस जो देखे हम लोग, जोगिंदर कुमार का मेरे ख्याल से काफ़ी फिट बैठता है, ठीक है। वही था ना कि पुलिस भी क्या करेगा, उसको उसका डिटेल्स लिखेगा अपने रजिस्टर में, जो कि होता है जनरल डायरी या स्टेशन डायरी में लिखेगा कि कौन सा बंदे का उसने नाम बताया अरेस्टी, इलोन बताया कि नहीं, सारा डिटेल्स, ताकि जब कभी भी मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएंगे उस बंदे को तो मजिस्ट्रेट भी ये वेरीफाई करेगा कि पुलिस वालों ने ठीक से काम किया है कि नहीं। वही चीज़ देखो, तो यहाँ पर पहले पढ़ो, पुलिस मस्ट मेक एंट्री इन द रजिस्टर। रजिस्टर में एंट्री करेगा किस चीज़ का भाई, शोइंग हु वाज इन्फॉर्म्ड अबाउट द अरेस्ट, किसको उन्होंने अरेस्ट के बारे में बताया। द फॉर्मेट ऑफ दिस बुक विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट रूल्स। ऑब्वियसली इसका फॉर्मेट कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा, जो कि जनरल डायरी स्टेशन डायरी का बात हो रहा है। और मजिस्ट्रेट का रोल क्या है, व्हेन द अरेस्टेड पर्सन इज प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट मस्ट चेक एंड कन्फर्म दैट द अरेस्टेड पर्सन वाज इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज राइट्स, ठीक है। तो जब कभी भी पुलिस क्या करेगा, उसको लेके जाएगा मजिस्ट्रेट के पास फॉरवर्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो उस केस में मजिस्ट्रेट चेक करेगा, ये कंफर्म करेगा कि अरेस्टेड बंदे को बताया गया था उसके राइट्स के बारे में, ठीक है। ये वेरीफाई करेगा, ठीक, कि उसको बताया गया था कि तुमको बताए थे तुम्हारे राइट के बारे में कि तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स को बता सकते हो। फिर पुलिस मेड अ प्रॉपर रिकॉर्ड एंट्री, ये भी चेक करेगा कि पुलिस ने ठीक से अपना एंट्री वगैरह ठीक से किया है कि नहीं, स्टेशन डायरी में एंट्री किया है कि नहीं, सारा चीज़ देखेगा, समझे। ओके सर, इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब यही, अगर मैं क्रक्स में बोलूँ, सेक्शन 48 ये कहता है कि इफ़ यू हैव द राइट टू, इट मीन्स यू हैव द राइट टू लेट योर फैमिली और फ्रेंड्स नो यू हैव बीन अरेस्टेड। आपके पास ये राइट है कि आप अपने फैमिली फ्रेंड्स को ये बताओ कि आप अरेस्ट हो चुके हो। द पुलिस मस्ट टेल यू दिस, और ये पुलिस आपको बताएगा आपके राइट के बारे में। इन्फॉर्म योर कॉन्टैक्ट, आपके कॉन्टैक्ट को इन्फॉर्म करेगा और उसको लिख लेगा अपने रजिस्टर में। एंड द मजिस्ट्रेट मस्ट वेरीफाई ऑल ऑफ दिस, और मजिस्ट्रेट उसको वेरीफाई कर लेगा। ये है क्रक्स, समझ में। सो सेक्शन 48 इज़ ओवर। तो अगर हम देखेंगे तो मेनली हम आज इस लेक्चर में क्या क्या कवर किए, स्पेसिफिकली 48 कवर किए, 47 भी कवर किए, और 44 भी कवर किए, ठीक है। सर्च ऑफ द प्लेस एंटर्ड बाय द पर्सन टू बी अरेस्टेड, और 42 भी कवर किए। यानी हम लोग लगभग 4-5 सेक्शंस तो कवर कर लिए इस क्लास में, ठीक है। तो अगर आप देखोगे 35 से लेकर 48 तक सारा चीज़ ओवर हो चुका है। जी सर, 48 तक हो गया। अब अगर आप देखोगे 49 से हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं बहुत सारा चीज़। याद दिला दूँ, इसके बाद था सेक्शन 49। सेक्शन 49 क्या था सर, सेक्शन 49 था तुम्हारा सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन। ओ माय गॉड, अरेस्टेड पर्सन का सर्च किस में करते हैं, 49 में। और सेक्शन 44 में क्या करते हैं, 44 में करते हैं सर्च ऑफ
प्लेस entered into by the person to be arrested। याद है अभी अभी पढ़े, sought to be arrested, जिस बंदे को खोजा जा रहा है अगर वो किसी जगह में घुस गया है तो उस प्लेस का सर्च कौन करेगा, सेक्शन 44 में है। 49 में बोल रहा है अरेस्टेड पर्सन का सर्च, ठीक है। सेक्शन 50 में बताया सीज कर लेंगे अगर कुछ ऑफेंसिव वेपन वगैरह मिला तो, ठीक है, सीजर ऑफ ऑफेंसिव वेपन्स, ये भी पढ़ा चुका हूँ, क्लास ख़त्म हो चुका है, इसका सारा चीज़ है, क्लास देखिएगा। 51 में हमने क्या पढ़ा कि भैया मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड, ओ माय गॉड, ये भी पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल सर। 52 में क्या पढ़े थे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड ऑफ रेप, ओ माय गॉड, ये भी पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल। सेक्शन 53 में क्या पढ़े थे, मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ कौन, अरेस्टेड बंदा, ये तो भाई राइट है अरेस्टेड बंदे का, अरेस्टेड पर्सन। और 54 में क्या पढ़े थे सर, 54 में ये भी पढ़ चुके हैं क्या, बिल्कुल भाई। 54 में पढ़े थे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन अरेस्टेड, उसका आइडेंटिफिकेशन करेंगे जिस बंदे को हमने अरेस्ट किया, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सन अरेस्टेड। टीआई पैरेड वगैरह याद आ रहा है कि नहीं, जी जी जी, ये भी पढ़ चुके हैं क्या। फिर सेक्शन 59 पढ़े थे हम लोग, ठीक है, जो था पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, पुलिस क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, पुलिस टू रिपोर्ट एप्रीहेंशन, मतलब अरेस्ट के बारे में बताएगा, एप्रीहेंशन किसके बारे में बताएगा, अरेस्ट के बारे में, किसको बताएगा, डीएम और एसडीएम को, ठीक है। ये था यहाँ तक। तो अगर आप देखोगे आज इस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 35 से लेकर 48 तक कंप्लीट कर लिए और 49 से 54 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। यानी हम लोग अगर देखेंगे तो सेक्शन 35 से लेके 55 हमारा हो चुका है। हाँ सर सही बोले, 54 हो चुका है। और वैसे देखोगे तो 55 भी हो गया है, जो फिर भी कोई बात नहीं, 54 सोच लो अभी, ठीक है, ये हो गया 54 सॉरी। तो हमारा 35 से लेके कहाँ तक हो गया, 54 तक, यहाँ तक हो गया सीक्वेंस वाइज। नेक्स्ट क्लास में 55 से लेके पूरा 62 ख़त्म हो जाएगा, छोटा क्लास होगा। आज थोड़ा सा इतना ही रखते हैं इसको, ठीक है। जो पढ़ाया हूँ उसको अच्छे से लिख लीजिए, रिवाइज़ कर लीजिए। और भाई कमेंट बॉक्स में तो बताओ यार कैसा लग रहा है, कोई बताते नहीं है यार। हाँ, इतना मेहनत किया जा रहा है आपको, आप लोगों के लिए। देखो आज के डेट में जहाँ पर सारे लोग सिर्फ लेक्चर देने में लगे हैं, सिर्फ पढ़ाने में लगे हैं, मतलब कोई लिखाता नहीं है कि किस तरीके से लिखा जाए, हाँ प्रेजेंटेशन कैसा करना है। तो आप लोगों के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो भाई सपोर्ट तो चाहिए ना, ठीक है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में अरेस्ट चैप्टर विल बी ओवर, ओके, एंड वी विल मोस्ट प्रोबेबली टेक अप द टॉपिक ऑफ आई गेस बेल का चैप्टर पढ़ेंगे और एक क्लास में ये ख़त्म हो जाएगा, अरेस्ट और बेल का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। मैं हूँ आपका दोस्त सैम और पढ़ते रहिए। चलिए बाय, गुड नाइट।